डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियां आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वीरपाल है और मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक दारोगा हूँ। मैं एक पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूँ। यहाँ पर अलग अलग तरह के केस आते हैं क्योंकि बड़ा इलाका मुझे दिया गया है। भले ही ज़मीन बीहड़ है, दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन इसमें कई गांव आते हैं और वहाँ पर ऐसे ऐसे केस आते हैं कि कभी कभी दिमाग घूम जाता है। छोटे मोटे झगड़े के केस तो हर रोज आए रहते हैं। कभी कभी कत्ल का केस भी आ जाता है और उस बीहड़ में गर्मियों में घूमना, गवाहों को ढूंढना, सबूतों को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे कुछ ऐसे गांव भी दिए गए हैं जहां पर मेरे साथ कोई भी कांस्टेबल जाना पसंद नहीं करता। उन गांवों के बारे में यही कहते हैं कि दूर बहुत है, वहां तक पहुंचने का कोई खास रास्ता नहीं है। अगर वहां पर जाएं तो रात वहां पर गुजारनी पड़ती है, इसीलिए उस तरफ जाना कोई पसंद नहीं करता। रास्ते टूटे फूटे हैं, उसे हम अपने इलाके में गिनते ही नहीं और दूसरे पुलिस स्टेशन में भी वहां पर जाना कोई पसंद नहीं करता। तो घूम फिर कर वहां कभी कभी मुझे जाना पड़ता है। एक ऐसा गांव था जहां पर मैं कभी नहीं गया था और मुझे लग रहा था वहां का केस ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर मैं वहां पर गया पूरा दिन लग जाएगा, रात वहां पर गुजारनी होगी और फिर अगले दिन वापस पुलिस स्टेशन पहुंचना होगा। वहां का एक केस आया था। एक दो नहीं, 3 कत्ल हो चुके थे और भयानक तरीके से। जिनको मारा गया था उनकी आंखें निकाली गई थीं, पेट को फाड़ा गया था और पेट के बीच पत्थरों को ऐसे ठूंसा गया था जैसे सजा दी गई हो। 3 लाशें बरामद की गई थी और फॉरेंसिक रिपोर्ट आ चुकी थी। मुझे गवाह ढूंढने थे, सबूत ढूंढने थे, तो उस गांव में जाना था। मैंने इंस्पेक्टर साहब से बात की कि किसी कांस्टेबल को वहां पर भेज देना चाहिए और उन्होंने कहा कि तुम्हें जाना होगा, जितना समय चाहिए तुम ले सकते हो, वहां पर रह सकते हो। और ये सुनना नहीं चाहता था मैं, लेकिन मजबूर, फंस चुका था। फिर क्या, सामान समेटो और निकलो उस गांव की तरफ। एक दिन तो जाने में लग जाएगा। रास्ते टूटे फूटे हैं, उस तरफ सड़कें बनाई नहीं जाती, बीहड़ हैं। वहाँ के लोग शहर में जाना कम पसंद करते हैं। रास्ते इतने ज़्यादा खराब हैं और वहाँ पहुँचने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। जब मैं उस गांव में पहुँचा था, वहाँ पहुँचकर हैरान था। राजस्थान का एक ऐसा इलाका जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ थे। भले ही ज़मीन बंजर लग रही थी, रेत हर तरफ थी, लेकिन पेड़ भी बहुत ज़्यादा घने थे और वो गांव पुराना सा लग रहा। पत्थरों के घर थे, लेकिन उन पत्थरों का रंग भी काला काला सा। ऐसे पत्थर दूर से लाए गए होंगे। यहाँ ज़्यादातर घर वो काले पत्थरों के ही बने हुए थे। तो गांव के बिल्कुल पास पहुंचकर एक आदमी, जो कि दाढ़ी और बाल के काटने का काम करता था, पेड़ के नीचे एक आईना लगाकर बैठा हुआ था। मुझे मेरे कपड़ों से कोई पहचान नहीं सकता था, क्योंकि मैं भले ही ऑन ड्यूटी था लेकिन वर्दी में नहीं था। उसने मुझे देखा और कहने लगा, अरे सर, आप यहाँ पर आए हैं तो आइए, आपके बाल थोड़े से ठीक कर देता हूँ। मेरा अंदाज वही था, दारोगा वाला। सख्ती में मैंने उसे कहा, ये सारे काले पत्थर वाले घर क्यों हैं? यहाँ पर काला पत्थर तो पाया नहीं जाता राजस्थान में, तो ये पत्थर कहाँ से लाए गए होंगे? रास्ते टूटे फूटे हैं, स्मगलर तो नहीं रहते यहाँ पर। उसने कहा, अरे साहब, यहाँ कौन से स्मगलर रहेंगे, मजबूर गांव वाले रहते हैं। बेचारे ये पत्थर दूर से नहीं लेकर आए हैं। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर काला पत्थर पाया जाता है। बस फिर क्या, वहाँ से पत्थर काट काट कर लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। अब पत्थरों के घर ईंटों से ज़्यादा सुरक्षित होते हैं। मैं हैरान हो गया।
राजस्थान में ऐसा पत्थर भी पाया जाता है? अरे वाह, बड़ा चमकदार पत्थर है, महंगा भी होगा। गांव वालों को पता तक नहीं ऐसे पत्थर महंगे में बेचे जा सकते हैं, लेकिन सड़कें नहीं हैं तो वो इसे दूर ले जा नहीं सकते होंगे। चलो मुझे क्या, मुझे केस के बारे में तफ्तीश करनी थी। तो मैंने उस आदमी को कहा, मुखिया कहाँ पर है? उसने मुझे मुखिया के घर का रास्ता दिखा दिया। चलकर मैं घर की तरफ जरूर जा रहा था। गर्मी थी लेकिन पेड़ इतने ज्यादा थे, वो भी हैरानी की वजह थी। इन इलाकों में पेड़ कम होते हैं, यहाँ पेड़ भरे पड़े हैं। ऐसा क्यों? क्या गांव वाले पेड़ों को पानी देते हैं? पानी का इंतजाम तो अच्छा लगता है, हरियाली चारों तरफ है। मुखिया के घर पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाज़ा खटखटाया, मुखिया घर का दरवाज़ा खोलना नहीं चाहते थे। अंदर से ही आवाज़ लगाकर कह रहे, जो भी है शाम को 1 घंटा मिलेगा, तभी मैं सबसे बात करूंगा। मैंने सख्ती में कहा, दारोगा हूं, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। मुखिया ने जल्दी से घर का दरवाज़ा खोला। मुझे देखकर हैरान था। थोड़े कम कपड़े पहने हुए थे, अंदर आराम कर रहा था, लेकिन हड़बड़ा कर आया था। फिर उसने मुझे अंदर बुलाया। मैं अंदर बैठा। वो पहले से जानता था कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, और मैंने भी सवालों की शुरुआत उसी से की। 3 कत्ल हुए हैं इस गांव में, 3 कत्ल, और जिस बेरहमी से किए गए हैं, आपको कुछ ना कुछ तो पता होगा। किस पर शक है, बताइए। मुखिया थोड़ा घबरा रहा था, जैसे मुझसे साफ साफ कुछ कहना तो चाहता था, लेकिन खुद को रोक रहा और घुमा फिरा कर कह रहा, देखिए मैं बता तो दूं, फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आप ज़्यादा सवाल पूछेंगे तो इस केस में मैं खींच सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस केस में घुसूं। पता सबको है, बताना कोई नहीं चाहेगा। मैंने थोड़ी सख्ती में कहा, देखिए पूछूंगा मैं सबसे, बताना सबको होगा, गवाही सबको देनी होगी। अगर मैंने सख्ती ज़्यादा दिखाई तो सभी गांव वाले फंस सकते हैं, तो आप ही बताइए। उसने कहा, देखिए अब मैं कैसे कहूँ, मैं नाम नहीं बता सकता, उसका नाम कोई नहीं लेता। मैंने कहा, चाहे मंत्री हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई बाहुबली हो, जवाब तो देना होगा, नाम मुझे पता होना चाहिए। उसने कहा, मैं नाम नहीं ले सकता, बस आपको शुरुआत से बता देता हूँ, फिर आप भी अगर नाम जानना चाहें तो बता देना। मैंने कहा, ठीक है बताइए, शुरुआत से बताइए, वैसे भी मैं सब कुछ सच जानना चाहता हूँ। मुखिया ने मुझे एक कहानी सुनाई। 33 साल पहले यहाँ पर एक औरत रहा करती थी। वो गर्भवती थी। उसका पति उसे छोड़कर जा चुका था। वो अकेली थी, लेकिन जादू टोना करती थी, लोगों को शक था, इसीलिए लोगों ने उसे मारा। उसने जादू से पूरे गांव को आग लगा दी थी। फिर गांव वालों ने उसे पकड़ा था। उसे एक जगह पर मार डाला गया था। वहाँ की ज़मीन काली है और आज भी वहाँ से काले पत्थर निकलते हैं, जबकि आसपास कहीं भी काले पत्थर नहीं है। ये उसके शाप के कारण था कि ज़मीन काली पड़ चुकी थी और यहाँ पर पेड़ भी उसके कारण उगते हैं। वो जादू टोने से पेड़ों को उगाया करती थी, और जो वो पेड़ों को उगाती थी वो बड़े होते थे। उसका बच्चा भी उसके साथ मारा गया था और उसे यहीं पर दफनाया गया था। बात 33 साल पहले की है। उसका नाम तो मैं नहीं ले सकता कि वो औरत कौन थी, क्योंकि शुरू से ही जो उसका नाम लेता था वो उसकी ताकत को सहता था। वो उसका पीछा करती है, जो उसका नाम लेता है, जो उसे पुकारता है। मैं नहीं नाम लूँगा। आप मुझे जेल में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन वो औरत मर चुकी है। अब वो दोबारा यहाँ पर आई है, और जैसे कत्ल हो रहे हैं ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे 33 साल पहले उसने लोगों को मारा था। पेट को फाड़ती है, पत्थर भर देती है, इस तरह से मारती है जैसे उसका बच्चा उसके पेट में मारा गया था। उसके बाद से उसका नाम लेना सबने बंद कर दिया। सबको बताया गया कि नाम नहीं लेना है, किसी ने नाम नहीं लिया। अचानक अब बिल्कुल उसी तरह से कत्ल होने शुरू हो गए। वही कर रही होगी, ये वही चुड़ैल है, मरने के बाद भी गांवों को तबाह करना चाहती है। मैंने मुखिया की तरफ देखा और जिस कागज़ पर मैं ये सब लिख रहा था उसे फाड़ डाला। फिर मैंने उसे कहा, देखो ये पागलों जैसी कहानी नहीं चलेगी, इस पर कोई यकीन नहीं करेगा।
और वैसे भी वो औरत मर चुकी है तो उसका नाम लेना या नहीं लेना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बताइए आपको किस पर शक है? उसने कहा उस औरत पर। मैंने कहा फिर वो औरत तो 33 साल पहले मर चुकी है ना, तो वो ये कैसे कर सकती है? उसने कहा वो वापस आती है जब उसका नाम लिया जाता है, इसीलिए उसका नाम नहीं लेते। मैंने अपने सर के बालों को पकड़ा। फिर मैं गुस्से में आ चुका था, लेकिन खुद को मैंने शांत किया और कहा, देखिए मुखिया जी, मुझे लगता है मुझे किसी और से बात करनी होगी। आप तो बस उस चुड़ैल का नाम लिए जा रहे हैं, मेरा मतलब जिसका नाम नहीं ले रहे उसके बारे में कहे जा रहे हैं, और किसी पर शक नहीं है। मुखिया ने कहा, बिल्कुल नहीं, किसी पर शक नहीं। छोटा सा गांव है, हर कोई एक दूसरे पर भरोसा करता है, लेकिन शायद वो नाम जो यहाँ पर लेना बैन है कोई नहीं लेता, किसी को पता ही नहीं है, ज़्यादातर जो नए बच्चे हैं। तो किसी तरह वो नाम किसी की ज़बान पर आया है। 3 लोगों की ज़बान पर वो नाम कैसे आया मैं नहीं जानता। मुखिया के घर से खाली हाथ निकला था, सर को पकड़े हुए। किसी और से बात करनी होगी। फिर एक और घर में गया मैं। ज़मींदार था, बड़ी ज़मीनें थी उसके पास। भले ही यहाँ पर खेती नहीं की जा सकती थी, लेकिन पानी को बचाकर कुछ उगाते ज़रूर थे वो। बाकी यहाँ छोटी छोटी शेड का निर्माण किया गया था। माना जा रहा था कि जल्द यहाँ पर फैक्ट्री लगाई जा सकती है, तो उसे रुपए पहले ही मिल चुके थे। मैंने उससे बात की। वो बड़ा शांत था, थोड़ा अमीर भी था। घर में बिठाया, दरोगा सुनकर थोड़ी कोल्ड ड्रिंक पिलाई, खाने के लिए कुछ दिया। फिर कहने लगा कि शहर में भी मेरे चाचा का घर है, तो ज़रा ध्यान रखिएगा। मैंने कहा जी बिल्कुल, अगर कोई गलत काम वो नहीं करते फिर मेरा पूरा साथ है। अगर गलत काम करते हैं फिर जैसा मैं बाकियों के साथ करता हूँ वैसा उनके साथ भी करूँगा। ज़मींदार हंसकर कहने लगे, हम कभी भी गलत काम नहीं करते। ध्यान रखने का मतलब ये है कि कभी उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैंने कहा चिंता मत कीजिए, किसी के साथ बुरा हो मैं उससे दूर नहीं होता। सबकी तरह उनका भी ध्यान रखूंगा, थोड़ा जल्दी काम कर दूंगा। फिक्र मत कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है उन्हें। अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। मैं आपसे इसलिए बात करने के लिए आया हूं क्योंकि इस गांव में 3 कत्ल हुए हैं और तीनों कत्ल बड़े भयानक तरीके से हुए हैं। गांव में तो दहशत होगी क्योंकि जैसे 3 लोगों को मारा गया है उनके पेट को फाड़ा गया है। मैंने शहर में आसपास के इलाके में ये कत्ल का तरीका कभी नहीं देखा। 3 लोगों को मारा है, यानी वो सीरियल किलर है, एक खास तरीके से लोगों को मार रहा है। इस पर उस ज़मींदार ने कहा, जी बिल्कुल, वो चुड़ैल इसी तरह से मारती है। अब उसका नाम लेना नहीं चाहिए था, तीनों ने नाम लिया होगा, बस ये हो गया। 33 साल पहले ऐसा ही हुआ था। मैं गुस्से में आ गया। देखिए, वो 33 साल पहले मुझे उसके बारे में नहीं जानना। जो मर चुका है वो मर चुका है, जो जिंदा है मुझे उसके बारे में जानना है। आपको किस पर शक है? उसने कहा, मुझे तो जी किसी पर शक नहीं। गांव वाले बड़े अच्छे हैं, किस पर शक करें? कोई ऐसा नहीं कर सकता। हम तो बड़े शरीफ और डरपोक लोग हैं। ऐसे कत्ल करने का तरीका चुड़ैलों का होता है, इंसान ऐसा नहीं करते। वहां पर भी मैं खाली हाथ था। फिर क्या, पूरी की पूरी तफ्तीश खुद ही करनी होगी। जहां पर लाशें मिली थीं वहां ज़्यादातर कांस्टेबल आकर गए थे। अच्छे से पूरी रिपोर्ट बनाई हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार जहां जहां कत्ल हुए मैं उस जगह को देखना चाहता था। मैंने मुखिया से बात की, क्या मुझे यहाँ मदद मिल सकती है? कोई ऐसा जो मदद करना चाहे। इस पर मुखिया ने कहा, अरे हाँ, सत्तू साथ देना चाहता है। सत्तू पुलिस वाला बनना चाहता है, तो उसने कहा है कि दारोगा जी आए हैं तो मिलवाया भी नहीं, तो वो मदद कर देगा। वो तो पागल है, आपका फ़ैन है, बस जैसा काम कहेंगे वैसा वो करेगा, मदद करेगा, डरने की बात नहीं है। सत्तू मेरे पास आया। मैंने उसे देखा। हट्टा कट्टा लड़का था, मेहनती था, यहाँ पर लकड़ी का काम किया करता था, और अब वो कह रहा, आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा करूँगा, मुझे भी पुलिस वाला बनना है, आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, मुझे पुलिस में लगवा सकते हैं। मैंने कहा, देखिए, भर्ती आती है उसके बाद पुलिस वाला बना जा सकता है। ऐसे तो सिफारिश अब नहीं चलती, पहले कभी चला करती थी, लेकिन इतना ज़रूर है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा।
तुम्हें बताऊंगा कब एग्ज़ाम आने वाले हैं या सरकारी नौकरी की और बातें तुम्हें बता दूंगा और थोड़ी मदद भी कर दूंगा, समझ सकते हो ना। अब उनके एग्ज़ाम देने के लिए थोड़ी फीस वगैरह लगती है, वो मैं देख लूँगा, बस बदले में तुम मेरा थोड़ा साथ दो। उसने कहा वो तो मैं देने को तैयार हूँ, आप ना भी कीजिए मैं साथ दूंगा। अब दारोगा जी के साथ कम करना मेरे लिए फ़ख्र की बात है। फिर वो मेरे साथ चलने लगा। फिर दिखाई उसने वो खास जगह जहाँ जहाँ लोगों के कत्ल हुए थे। पहले तो एक पेड़ के नीचे, जिसका कत्ल हुआ था उसे पेड़ के साथ बांधा गया था, बाजुओं को बांधा गया था, मुंह में कुछ डाला गया था जैसे कपड़ा, ताकि वो चीख ना पाए। इसीलिए रात के वक्त आवाज़ किसी तक नहीं पहुंची। एक ही रात में 3 कत्ल हुए थे। पहला कत्ल इस तरह से पेड़ पर बांधकर, वो जिंदा था जब पेट को फाड़ा गया था। कांस्टेबल जी ने तो यही बताया था। मैंने रिपोर्ट को चेक किया, बिल्कुल ऐसा ही था। फिर उस पेड़ को मैं देखने लगा। यहाँ से घर तो काफ़ी दूरी है, अगर यहाँ से कोई मुंह बंद हो चीखने की कोशिश करे तो चीख नहीं पाएगा। या ऐसा भी तो हो सकता है जब मुंह में कपड़ा ठूंसा जा रहा हो वो चीख रहा हो। यहाँ से अगर चीखेगा आवाज़ गाँव तक पहुँच सकती है। क्या उस रात किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी? उसने कहा जी बिल्कुल नहीं, उस रात तो किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनी थी, बिल्कुल शांति थी। मैंने कहा ठीक है, तो ये गड़बड़ है। यहाँ पर लाकर मारा गया, यहाँ आसपास कोई सबूत भी नहीं मिल रहा, रेत है, पत्थर है, कोई भी चीज़ नहीं। मैंने दूर दूर तक खंगाला, अब उस जगह किसी भी तरह का कोई सबूत मिलने वाला नहीं था। जहाँ से ये पेड़ नज़र आता था सभी घरों से पूछताछ कर ली गई थी। दूसरी जगह गया, ये पुराना एक खंडहर था। कहा जा रहा था कि किसी ज़माने में यहाँ मंदिर हुआ करता था, बहुत पुराना था, तो अब खंडहर हो चुका था, सिर्फ दीवारें बची थी। उसके बीच में किसी को मौत के घाट उतारा गया था। वहाँ पर भी बिल्कुल ऐसे ही बाजुओं को बांधा गया, पैरों को बांधा गया, जिंदा था, पेट को फाड़ा गया, पत्थर भरे गए, ऐसे उसे मौत के घाट उतारा गया। आसपास कोई सबूत नहीं, कुछ भी नहीं। तीसरी जगह भी ऐसी ही थी, एक पुराना खंबा लकड़ी का जिसके ऊपर झंडा लगाया जाता था या कुछ और, दूर से पहचानने के लिए, ताकि लोग ये जान सकें अगर दूर से आ रहे हों कि इस गांव का मध्य कहाँ पर है। उस खंबे से बांधा गया था, आधी रात को बांधा गया, मुंह बंद किया गया, पेट फाड़ा गया, पत्थर भरे गए, मारा गया। तीनों को मारने का तरीका एक ही था। सच बताऊं, कोई हैवान ही ऐसा कर सकता है, तो ये अगर चुड़ैल की बात कर रहे हैं तो डर कर ही कर रहे होंगे। मैंने उस लड़के से पूछा था, तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है ये जो चुड़ैल की बात करते हैं, पहले तो नाम क्या है उसका? उसने कहा मुझे नहीं पता, नाम किसी ने नहीं बताया, बस उसे चुड़ैल कह सकते हैं। नाम मत लेना उसका, अगर आपको कान में कोई कहे ना, वो तो मरेगा क्योंकि उसने नाम ले लिया, आप उसे दोहराना मत। कहते हैं उसका जब नाम ज़बान पर आता है ज़बान कांपती है, सामने वाला सही से सुन नहीं पाता। उसका एक जादुई नाम है, मैंने तो वो नाम कभी नहीं सुना। ना कोई गवाह, ना कोई सबूत, मारने का भयानक तरीका। अब उस चुड़ैल के बारे में भी जानकारी तो जुटानी ही होगी। मुझे लगता है कुछ ना कुछ उससे भी जुड़ा हुआ हो ही सकता है। मैंने सत्तू को कहा, सत्तू मुझे वो जगह दिखा जहाँ पर पत्थर काले पाए जाते हैं, देखूं तो सही ज़मीन से काले निकलते हैं या किसी खास कारण काले हुए हैं। सत्तू आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। सत्तू गांव के बाहर बंजर ज़मीन में बना हुआ वो खड्डा दिखाने के लिए लेकर गया, जहाँ पर खड़ा होकर मैं खुद हैरान था। लगभग 12 से 15 फुट गहरा खड्डा था, बहुत ज़्यादा चौड़ा। वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी भी भरा हुआ था, लेकिन किनारों से साफ पता लग रहा। मिट्टी भी थोड़ी थोड़ी काली है और बीच में ज़्यादातर चमकीले पत्थर हैं काले रंग के। मैं उस तालाब में गोता लगाकर देखना चाहता था, क्या ज़मीन पर जो पत्थर है वो काला ही है? सत्तू ने मना कर दिया, साहब पानी में मत जाइए, यहाँ पर कहते हैं वो चुड़ैल न मारी गई थी तो मिट्टी काली हो गई थी, तो पत्थर भी उसके बाद से निकलना शुरू हुए। इस पानी को अच्छा नहीं समझा जाता, इस पानी का कोई इस्तेमाल नहीं करता। और एक कमाल की बात बताऊं, तालाब बनाने की कोशिश 2 जगह और की गई है। बारिश का पानी पूरा वहाँ भेजा जाता है, रुकता नहीं, गर्मी के कारण भाप बनकर उठ जाता है। अब सोचिए यहाँ पर पानी भरा रहता है, ये भी इस समय पानी मौजूद है, ये भाप बनकर उड़ क्यों नहीं रहा?
गंदा है, मैला है, लेकिन मौजूद है। आपको डर नहीं लग रहा? सत्तू की बातें सच में सही थी। पानी रुका हुआ है, जहरीला पानी भी हो सकता है, भारी पानी भी हो सकता है, कारण कुछ भी हो सकता है। बस मुझे उस तालाब के अंदर नहीं जाना चाहिए, उस खड्डे में नहीं जाना चाहिए, ये समझदारी थी। दिन निकल चुका था, वक्त रात का था, और रात के वक्त जितने भी गांव वाले हैं सब एक जगह इकट्ठा होते हैं। गांव में आगे क्या होने वाला है उस पर डिस्कशन होती है। अब मैं यहाँ पर आया हुआ था तो मैंने सबको कहा था आज फिर से सब इकट्ठे होंगे। पेड़ के आसपास भीड़ बनी हुई थी और मैंने गांव वालों को कहा, देखो कोई भी आप में से अगर कुछ जानता है तो मुझे ज़रूर बताए। डरने की कोई बात नहीं है। मैं कुछ समय अब यहाँ पर रहूँगा, कोशिश करूँगा कि 2 दिन यहाँ पर रहूँ। अगर किसी को कुछ भी पता है तो मेरे पास आ सकता है, मुझे कोई इशारा दे सकता है, मैं आपसे मिल लूँगा ताकि किसी को कुछ पता ना लगे। आपको इस केस में नहीं डाला जाएगा, आपके बारे में कोई जान तक नहीं पाएगा। तो जो भी जानता है कोई, किसी पर उसे शक है, मुझे बता सकते हैं। रात का वक्त निकल गया। उस रात ऐसा किसी से कुछ सुनने को नहीं मिला। अगली सुबह फिर से गांव में कुछ खास लोगों से बात करना चाहता था। सत्तू सुबह सुबह मैं जिस घर में था वहां पर पहुंच चुका था। मेरे लिए खाना भी लेकर आया। वो मेरे साथ रहना चाहता था। मैंने सत्तू को कहा, सत्तू अब किससे बात करें? सत्तू ने कहा, साहब एक बात बताऊं, वैसे मुझे नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपके लिए खतरनाक हो सकती है। मैंने कहा, फिर तो पक्का बताओ, जो खतरनाक बात है वो तो मैं जानना पसंद करता हूं। सत्तू ने कहा, साहब इस गांव से 7 किलोमीटर दूर बंजर ज़मीन है, वहाँ पर टीले बने हुए हैं, पठार हैं उस तरफ। अब उन पठारों में एक गुफा है। कहते हैं वो जो चुड़ैल हुआ करती थी ना, जो मारी गई थी, उस जगह जाया करती थी रात को। कई लोगों ने देखा। शुरू में लोगों को लग रहा था कि उसका चरित्र सही नहीं है, किसी से मिलने के लिए जाती है, तो उसके पति को भी इसीलिए उस पर शक था। लेकिन फिर वो गर्भवती हो गई थी, उसके बावजूद वो वहाँ पर जाती थी। उसके पति के सिवा और कोई मर्द आसपास नहीं होता था, लेकिन उसके पति ने कुछ तो देखा था। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर गया था। कहते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसा है जो उस चुड़ैल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता। वहाँ ज़्यादातर हादसे ही होते हैं। वो पठार के बीच से निकल कर जाने का जो रास्ता है ना, वो ऊबड़ खाबड़ है और कई बार वहाँ पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। किसी समय वहाँ से कह रहे थे सड़क बनाई जानी है, लेकिन बनी नहीं थी तो अधूरा काम था। अब वो रास्ता भी अच्छे से चलने लायक नहीं है। अगर आप वहाँ देखना चाहें कि वो किस जगह जाती थी, क्या करती थी, मुझे पता है उस जगह के बारे में। वहाँ अजीब अजीब निशान बने हुए हैं। मैंने कहा, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सत्तू ने कहा, साहब अब ऐसी बातें बतानी चाहिए, मुझे नहीं पता था। मुझे लगा इससे जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि कत्ल तो गांव में हुए हैं ना, तो गांव के बाहर की जगह के बारे में क्यों बताना। मैंने कहा, चल सत्तू, मुझे वहाँ पर लेकर चल। सत्तू ने कहा, चलिए साहब चलते हैं, समय लगेगा लेकिन कोई बात नहीं, आप कैसे काम करते हैं मुझे सीखने को मिलेगा। तभी रास्ते में सत्तू का भाई मिला, सत्तू का बड़ा भाई राजन। उसने गांव से बाहर जाते हुए हमें देख लिया, पीछा करने लगा। जैसे ही हमारे पास पहुंचा, मैंने कहा, ओ लड़के कौन हो तुम? सत्तू ने कहा, दरोगा जी ये मेरे बड़े भैया हैं। अब बड़े भैया क्या हुआ, आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? उसके भाई का नाम राजन, जो कहने लगा, किस तरफ जा रहा है? तुझे कहा ना गांव से बाहर नहीं जाना है, यहाँ खतरा है, ऐसी घटना हो चुकी है, तू गांव के बाहर पागल है? सत्तू ने कहा, अरे दरोगा जी को वो पठार दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। राजन उसे रोकना चाहता था, लेकिन जो सत्तू था वो मेरे साथ था और मैंने उसके भाई को कहा, देखो मैं दरोगा हूँ, कोई छोटा मोटा आदमी नहीं हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, तुम्हारे भाई की सुरक्षा मैं करूँगा, साथ जा रहा हूँ, ये कोई शरारत करेगा तो मैं खुद देख लूँगा। उसका भाई थोड़ा गुस्से में था। फिर रास्ते में सत्तू ने मुझे बताया कि उसका भाई उससे 1 साल बड़ा है। परिवार वाले ज़्यादातर उसके भाई को प्यार करते हैं, थोड़ा सत्तू को कम प्यार करते हैं। उसके भाई को ज़्यादा खाने को मिलता है, पता नहीं शुरू से ही उसके भाई से ज़्यादा लगाव है, लेकिन सत्तू से कम लगाव है। सत्तू मजाक मजाक में कह रहा था, मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे तो गोद ही लिया गया है। ऐसे उन पठारों तक हम पहुँचे थे। पठार थे, टीले थे,
जगह ऐसी, सच में यहाँ पर तो हादसा हो सकता है। छोटे से पठार टीले के ऊपर चढ़ना पड़ता, आगे निकलना पड़ता, कई बार पैर फिसलता। ज़्यादातर आसपास रेतीला इलाका था, बंजर, और यहाँ पर दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, बिल्कुल खाली, और धूप हमें मारने पर उतारू हो चुकी थी। यहाँ से गांव साफ नजर आ रहा। गांव में इतनी हरियाली यहाँ पर बिल्कुल नहीं। मैंने कहा, सत्तू, वो चुड़ैल वाली बात, मैं इस पर यकीन नहीं करता, लेकिन ये कमाल की चीज़ है कि गांव में इतने पेड़ हैं, वो पेड़ पुराने नहीं होते, या गलते नहीं, या पानी के कारण सूखते नहीं, क्योंकि बारिश तो बहुत कम होती है। आसपास साफ पता लगता है कि पेड़ हैं ही नहीं, क्योंकि बारिश ही नहीं होती। गांव में ऐसे पेड़ कैसे लग जाते हैं? सत्तू ने कहा, चुड़ैल के श्राप के कारण। वो चुड़ैल पेड़ों पर श्राप लगा दिया करती थी, फिर वो पेड़ नहीं मरता था बिना पानी के भी। आप उन पत्तियों को उन पेड़ों से अलग कीजिए, एक दिन में पत्तियां काली पड़ जाएंगी, जैसे उनके अंदर पानी तो है ही नहीं, किसी ताकत के कारण वो पेड़ जिंदा हों। अब मैं उस जगह पर पहुंचा जहां पर लकड़ी को जमीन में गाड़ा गया था और उनके ऊपर जानवरों की खोपड़ियों को लगाया गया था। जगह को भयानक दिखाने के लिए ऐसा किया गया। उन्हें देखते ही मैंने सत्तू से सवाल पूछने शुरू कर दिए थे। इसे गांव वालों ने लगाया है ना? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, सच बताओ ये किसने किया होगा? लेकिन जो सत्तू था वो कह रहा, देखिए दरोगा जी, गांव में ये मत बताइएगा कि मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर आ जाता है ना, उसे जब वापस गांव में जाता है उसे सही नहीं समझते, अपवित्र समझते हैं। ये जगह साधारण जगह नहीं है। माना जाता है यहाँ पर पहले कई चुड़ैलें रहा करती थी, बहुत ज़्यादा चुड़ैलें। और वो जो चुड़ैल थी ना जो मारी गई थी, वो भी यहाँ पर आया करती थी, और यहाँ से उसे कुछ पता लगा, जिसके बाद उसमें ताकत आई थी। जिंदा रहते हुए कोई चुड़ैल नहीं बनती, वो जिंदा रहते हुए चुड़ैल बन गई थी। अब आप मैं यहाँ पर आए हैं, गांव में जाकर ये मत बताइएगा। अगर तो कुछ मिलता है जो काम का है फिर आप बता सकते हैं, बस मेरा नाम मत लीजिएगा। मैंने सत्तू को कहा, सत्तू डरना मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। वहाँ ढूंढने लगा था कुछ ऐसा जो मेरे काम का हो, हथियार औजार जो खून से सने हुए हों, कुछ ऐसा, कपड़े जो लोग मारे गए उनसे जुड़े हुए कोई कपड़े, कुछ भी ऐसा जिसे मैं सबूत के तौर पर जब्त कर सकूं। मैं आगे बढ़ता गया। कई जानवरों की हड्डियां थी। वहां पर पत्थर बिल्कुल सपाट, और काले पत्थर को काटकर यहां पर फर्श बनाया गया था, गोल गोल फर्श, और चारों तरफ 12 पिल्लर थे। वो जो खंबे बनाए गए थे पत्थर के, उनके ऊपर अजीबो गरीब निशान थे, डरावने डरावने चित्र बनाए गए थे, और बिल्कुल बीच में सफ़ेद रंग का पत्थर। सत्तू ने कहा, यही वो जगह है, सामने वो गुफा। गुफा में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि कहते हैं रात के वक्त गुफा से आवाज़ें आती हैं, बहुत ज़्यादा आवाज़ें। इस तरफ से कभी कभी आवाज़ें गाँव तक सुनाई देती हैं। मैं तो उस गुफा के अंदर जाकर देखना नहीं चाहूँगा, अंदर चल क्या रहा है। आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मैंने सत्तू को कहा, सत्तू तो रुक, मैं देख कर आता हूँ। यहाँ पर तो कोई काम की चीज़ मिली नहीं। हो सकता है वो टीले के अंदर बने उस छेद में जिसे तुम गुफा कह रहे हो कुछ मिल जाए। मैं उस गुफा के अंदर गया था। अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा, मेरे पास रोशनी के लिए कुछ नहीं था, तो बाहर आकर मैंने एक सूखी हुई लकड़ी को उठाया, बुरादा उसके ऊपर बांधा, आग लगाई, और इस तरह मशाल बनाकर मैं अंदर गया था। अंदर से एक आवाज़ आ रही थी, सिसकियों की आवाज़, जो समय समय पर बंद हो जाती। जब मेरे पैरों की आवाज़ ज़्यादा हुई तो वो आवाज़ आना बंद हो गई। मैं उस आवाज़ को ढूंढना चाहता था कहाँ से आ रही है, लेकिन पता कुछ नहीं चल पा रहा। और उस गुफा का एक अंत था, ज़्यादा बड़ी गुफा थी ही नहीं। जैसे ही मैं अंत पर पहुंचा, देखने में ऐसा लग रहा इस गुफा को खुद बनाया गया है, मानव निर्मित गुफा, अपने आप बनी हुई गुफा नहीं थी। वो चारों तरफ कुरेद कर बनाया गया, आकृतियां बनाई गई, और जिस जगह मैं रुका था वो गुफा का अंत था। गुफा का अंत इसलिए क्योंकि आगे बड़े बड़े पत्थर ऊपर से टूटकर नीचे गिर गए होंगे, तो वो जगह बंद हो चुकी थी। माना गुफा में आगे जाने का रास्ता ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ से वो बंद है,
और तरफ से कोई रास्ता था ही नहीं, एक ही रास्ता इस तरफ आ रहा। मैं गुफा से बाहर निकला था तो सत्तू ने कहा था, अरे अरे मैं तो डर गया था, वो आवाज़ आई थी ना, इसी तरफ से आवाज़ आई थी ना। मुझे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन सत्तू को आवाज़ सुनाई दी थी। मुझे लगा वो झूठ बोल रहा होगा या उसे डर के कारण भ्रम हुआ होगा। दोपहर का वक्त हो चुका था। सत्तू कहने लगा, चलो चलते हैं, यहाँ ज़्यादा समय रुकना नहीं चाहिए। सत्तू की बात मानी मैंने। मैं वहाँ रुक कर देखना चाहता था और कोई जगह तो नहीं, लेकिन मुझसे ज़्यादा तो सत्तू को पता होगा। ये सोचकर मैं उसके साथ वापस आ गया। वापस आने के बाद एक बार के लिए मैं इस बात पर यकीन करना चाहता था कि हो सकता है चुड़ैल ने ऐसा कुछ किया हो। पहले तो चुड़ैल का नाम क्या था वो पता करना होगा, क्योंकि 33 साल पुरानी बात है। रजिस्टर से निकाला जा सकता है, जनगणना तो हुई होगी ना, सरकारी दस्तावेज तो होंगे, उसके नाम से कुछ ना कुछ तो निकाला जा सकता है ना। मैं शहर जाकर ढूंढ कर आऊंगा, नाम तो पता चले। नाम कोई लेना ही नहीं चाहता था, चाहे जितनी सख्ती कर लो, मरना कोई नहीं चाहता। वो कहते कि जेल में डाल दो, नाम नहीं लेंगे। जिन्हें नाम पता था ज़्यादातर वो बुजुर्ग थे, और बुजुर्गों पर मैं सख्ती दिखा नहीं सकता था। और वैसे भी अगर सख्ती दिखाता, उन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी, फिर मैं क्या जवाब दूंगा। सिर्फ नाम पूछने के लिए मैंने उन्हें पीटा, और वो भी उसका जो 33 साल पहले मर चुकी है। ये बात हजम कोई नहीं कर पाएगा, इसीलिए हर बार उस बात पर आकर मैं अटक जाता था। लेकिन उस रात मुझे लगा, अब रात का वक्त है, घूमता हूँ, चुड़ैल है, कोई चुड़ैल बनता है, ये देखना होगा। गांव वालों ने मुझे देखा था, घरों के अंदर से मुझे मना किया जा रहा था कि मैं ना घूमूं, लेकिन एक ही इंसान था जो मेरे साथ चलने को तैयार था, सत्तू। मैंने कहा, सत्तू तुझे डर नहीं लगता? चुड़ैल आकर तुझे मार देगी, तेरे पेट में पत्थर भर देगी। सत्तू ने कहा, मुझे डर नहीं लगता। आपको नहीं पता, मैं रात को घूमता हूँ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। भले ही कभी कभी आवाज़ें सुनाई देती हैं मुझे चुड़ैल की, ऐसा लगता है जैसे करीब हो, लेकिन वो मुझे चोट नहीं पहुंचाती। जो लोग हिम्मत वाले हैं उन्हें वो चुड़ैल चोट नहीं पहुंचाती। अंधेरे में मैंने पूछा, उसका नाम क्या है? सत्तू ने मना कर दिया। सत्तू ने कहा, मैंने बस हल्की सी फुसफुसाहट सुनी है, लेकिन पक्का उसका नाम नहीं पता मुझे। ढूंढने लगा मैं। फिर अचानक वहां थोड़ा थोड़ा धुआं सा हुआ, जैसे आसपास किसी ने आग जलाई हो, लेकिन चारों तरफ आग जलाई होगी जो इतना ज्यादा धुआं हो गया। सत्तू मेरे करीब था, लेकिन अचानक सत्तू कहीं पीछे रह गया। मुझे नहीं पता, मुझे छोड़कर वो दूर जा चुका था। और फिर मुझ पर किसी ने हमला किया। मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। ये काले कपड़े के समान था, जैसे कोई काले कपड़े में हो लेकिन उड़ सकता हो। पैर जमीन को छुए तक नहीं थे। वो काला कपड़ा मुझे धक्के मार रहा था, धक्के मार मार कर मुझे नीचे गिराया, फिर हवा के झोंके के साथ उस धुएं में उड़कर कहीं चला गया। अपने आप कपड़ा तो ये नहीं कर सकता, उसमें कोई तो था। मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश हुई, धक्का मारा। वो रात मैं सत्तू को ढूंढता रहा, लेकिन सत्तू अगली सुबह बेहोश एक पेड़ के नीचे। गांव वाले बता रहे थे कि उन्होंने सत्तू को ढूंढा क्योंकि सत्तू के चीखने की आवाज़ें इस तरफ से आई थीं। मुझे तो वो आवाज़ें सुनाई नहीं दी थीं, लेकिन मैं गांव की दूसरी तरफ था ना। मैं ढूंढ रहा था वो चुड़ैल ही है या क्या है। एक पल के लिए मुझे लगा हो सकता है वो चुड़ैल हो। फिर मुझे सत्तू पर थोड़ा थोड़ा शक हुआ। सत्तू पीछे कैसे रह गया? मुझे सत्तू के बारे में जानना होगा। कौन है, क्या करता है, रहता कहाँ है, वो तो मुझे पता है, लेकिन परिवार वालों से नहीं, किसी और से। तो मैंने जानना शुरू कर दिया, पूछना शुरू कर दिया सत्तू के बारे में। एक अजीब चीज़ जिस पर मैं यकीन तो नहीं करता, लेकिन दिमाग में खटकने लगी। सत्तू की उम्र 33 साल है, उसके बड़े भाई की उम्र 34 साल है। 33 साल पहले ही तो वो चुड़ैल मरी थी, यानी उसी साल सत्तू हुआ था। ये पूछने पर मुझे बताया गया कि एक बात है जो सत्तू के परिवार वाले सत्तू को नहीं बताते, लेकिन ज़्यादातर गांव वालों को पता है। सत्तू को गोद लिया गया है। और ये बात मेरे दिमाग में खटकने लगी। पूछा मैंने,
यानी जब चुड़ैल मरी थी तब उस परिवार ने सत्तू को गोद लिया था? उन्होंने कहा नहीं नहीं, तब नहीं लिया था। उसके 3 साल बाद, सत्तू 3 साल का था, इन्होंने कहा शहर में अकेला था, किसी अनाथ आश्रम से ये गोद लेकर यहाँ पर आए। लेकिन इतना कह सकते हैं, हाँ, जन्म तभी हुआ था जब वो चुड़ैल मारी गई थी। मुझे दिमाग में कुछ ना कुछ शक महसूस होने लगा कि यह सत्तू उस चुड़ैल से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये भ्रम तो नहीं फैलाता, ये लोगों को तो नहीं डराता। ये जानने के लिए मैंने सत्तू का पीछा करना सही समझा। मैंने उसे डांटा, सत्तू तू किसी काम का नहीं, जब मुझे ज़रूरत थी तू बेहोश हो गया, डर गया। सत्तू ने कहा मुझे नहीं पता, जैसे ही मुझे कुछ सुंघाया गया और मैं बेहोश हो गया। अब सोचिए कि अगर मैं बेहोश हुआ तो जल्दी उठ जाना चाहिए था, लेकिन पूरी रात में सोया रहा। कुछ तो था जो मुझे सुंघाया गया। मैंने कहा सत्तू सच में तू बेहोश था या नाटक कर रहा था? सत्तू को मैंने बहुत ज़्यादा डांटा। सत्तू मेरे साथ काम करना चाहता था, लेकिन अगर वो मेरे साथ काम करता तो उसे सब कुछ पता होता। मैं कहाँ पर तलाश कर रहा हूँ, वो जानबूझकर मुझे फंसा सकता था। इसीलिए उससे दूरी बनाना कुछ समय के लिए मुझे सही लगा। और रात को जो मैंने देखा था, कुछ तो था, वो साधारण नहीं था। मैं अब अकेला था। उस रात मैं यहाँ रुकने वाला था और अगली सुबह मैं यहाँ से निकलना चाहता था। ऐसे तो दिन बीतते जाएंगे, मुझे कुछ खास पता नहीं लग पा रहा है, तो आखिरी रात होगी ये। और रात को मैं घूमना चाहता था कि कोई मुझ पर हमला करे। जो है, मैं पूरी तरह से तैयार रिवॉल्वर के साथ घूम रहा उन गलियों में। अचानक एक आवाज़ आना शुरू हो गई और ये आवाज़ काफ़ी दूर से आ रही थी। किसी के हंसने की आवाज़। ये किसी औरत के हंसने की आवाज़ थी। मैंने उस तरफ जाने की पूरी हिम्मत की, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा। यह आवाज़ गांव से बहुत बाहर से, टीलों की तरफ से आ रही थी। यानी उन टीलों में कुछ तो है, कोई है वहाँ पर। फिर क्या, अचानक चीखने की आवाज़। कई लोग इकट्ठे चीखे थे, तो मैं गांव की तरफ भागा। जब मैं गांव में पहुंचा, एक घर के अंदर हाथ पांव बांधे गए थे, शरीर को फाड़ा गया था, पेट में पत्थर भरे गए थे। किसी ने तो ये किया था। गांव में चीख पुकार थी। मैंने सबसे पहले एक ही सवाल पूछा, सत्तू कहाँ है, सत्तू कहाँ है? सीधा 2-3 गांव वालों को लेकर मैं सत्तू के घर पहुंचा। घर पर राजन मौजूद था, सत्तू मौजूद नहीं। राजन ने कहा सत्तू तो आपके साथ गया था ना? मैंने कहा मैंने तो उसे पहले ही भेज दिया था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे साथ रहे, क्योंकि मैं उस पर भी शक कर रहा था। दरवाजे पर खून के निशान थे, बाहर वाले उस हैंडल पर। दिमाग घूम गया मेरा। सत्तू अब तो बच नहीं सकता। इस बार तो सत्तू तेरे खिलाफ सबूत है। कहाँ है सत्तू? ढूंढो उसे। सत्तू को ढूंढने की कवायद जारी थी। सब उसे कातिल समझ रहे और गांव में उसे ढूंढने लगे। मैंने कहा उन टीलों की तरफ। वो उन टीलों की तरफ गया होगा। वो ये जादू वगैरह में ज़्यादा घुसता है। मुझे लगता है उन टीलों की तरफ जाना होगा। गांव में कोई भी टीलों की तरफ जाना नहीं चाहता था, सत्तू के परिवार के सदस्य भी। तो ये काम मुझे ही करना था। मैं उन टीलों की तरफ बढ़ने लगा और ये भी जानता था सिर्फ अकेला सत्तू ये काम नहीं कर सकता, कोई ना कोई उसका साथ भी दे रहा है। कौन हो सकता है? गांव वालों को मैंने कहा आप सब गांव में ही रहिए, मैं पकड़ कर लेकर आता हूं। उन्होंने मुझे सतर्क किया था, वहां सत्तू गाया नहीं हो सकता, उस तरफ बहुत खतरा है। लेकिन मैं उन्हें क्या बताता? सत्तू के साथ पहले भी मैं वहां पर जा चुका था। वादा दिया था सत्तू को बताऊंगा नहीं, इसीलिए मैंने वादा नहीं तोड़ा। रात के अंधेरे में टॉर्च लेकर मैं उन टीलों की तरफ बढ़े जा रहा। वो खोपड़ियां रात को बड़ी भयानक लग रही थीं। बकरों की खोपड़ी और भी कई जानवरों की खोपड़ियां जो कि लकड़ी के ऊपर टांगी गई। वो जो काला पत्थर था रात में टॉर्च की रोशनी में चमक रहा था, अजीब तरीके से, जैसे चांदी हो। इसी कारण रोशनी ज्यादा बढ़ रही और आंखें कभी कभी चुंधियाती, जिस कारण दूर दूर तक कभी कभी सही नजर नहीं आता, आंखें चुंधिया जाती मेरी। बढ़ते बढ़ते आखिरकार मैं उन खंभों के पास पहुंचा। खंभों के बीच
वो काला पत्थर, सामने वो गुफा। सिसकियों की आवाज आ रही, फिर हंसने की आवाज बड़ी जोरदार उस गुफा के अंदर से। लेकिन उस गुफा के अंदर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैं गुफा के अंदर घुसा, उस गुफा के अंत तक पहुंचा। बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे और आवाज पत्थरों के पीछे से आ रही। कोई था जो यहां पर हंस रहा, बहुत जोर से, बहुत जोर से। मुझे ये आवाज किसी औरत की आवाज ही लग रही। आखिर पीछे जाने का कौन सा रास्ता है? गुफा में कहीं भी पीछे जाने का रास्ता नहीं था। ऐसा तो नहीं कहीं और से पीछे जाने का रास्ता है? अचानक सत्तू की आवाज सुनाई दी मुझे, लेकिन बस इतना शब्द बोला था, चुड़ैल। मैं उस आवाज को पहचानता था, इतनी बार सुन चुका था। यानी पत्थरों के पीछे सत्तू है, लेकिन वहां तक पहुंचूं कैसे? आवाज लगाई मैंने, सत्तू बाहर आजा, देख गुनाह तुम्हें कबूल नहीं होंगे, क्योंकि अब कोई रास्ता बचा नहीं है। लेकिन सत्तू की दोबारा आवाज नहीं आई। मैं गुफा के अंदरूनी हिस्से में पहुंचना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं। तो मैं बाहर आया, दोबारा से देखने लगा अंदर जाने का कोई और रास्ता। 1 घंटे मैं उन टीलों के ऊपर फटकता रहा, अंदर जाने का कोई और रास्ता ढूंढता रहा, और अंत में उन खंभों के बिल्कुल बीच में आ गया। कुछ तो है, कहीं से तो रास्ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उन पत्थरों को हटाया गया है और दोबारा लगाया गया है। पत्थर वैसे के वैसे ही हैं जैसे उस दिन थे। कुछ है, कुछ तो है यहां पर। कहां से ढूंढूं? मैं एक खंबे पर अपना वजन डालकर इधर उधर देख रहा तो खंबा थोड़ा सा हिला। मैंने और जोर लगाया तो खंबा और एक तरफ थोड़ा झुक चुका था। खंबे झुकने के कारण एक तरफ से मिट्टी साफ हुई और पत्थर नीचे की तरफ धंसा। बाकी पत्थरों को हिलाया मैंने, उन खंभों को हिलाया। हर एक खंबा एक थोड़े से एंगल पर लटक सा जाता और वजन के कारण जो पत्थर था बिल्कुल बीच वाला नीचे को हो जाता। सभी खंभों को टेढ़ा कर दिया मैंने, पत्थर बहुत नीचे, और फिर ऐसा लग रहा था बिल्कुल बीच में छेद हो। एक तरफ से रास्ता, नीचे जाने का रास्ता, और मैं जानता था नीचे कौन होगा। लेकिन अगर कुछ और निकला फिर मैं क्या करूंगा? डरना नहीं चाहता था। लोग पुलिस पर भरोसा करते हैं, उसी भरोसे को अपनी ताकत बनाकर मैंने नीचे जाना सही समझा था। मैं उन सीढ़ियों से उतरकर जब नीचे पहुंचा, गुफा के उस हिस्से में था जहां पर उन पत्थरों से आगे देखा जा सकता था। संकरी सी गुफा और मशालों से रोशनी की गई थी। हल्का हल्का धुआं था, कराहने की आवाज आ रही थी। मैं चलता चलता जब आगे पहुंचा, मुझे उस जगह नजर आया सत्तू, लेकिन वो बांधा गया था। उसके बाजू बांधे गए थे, टांगे बांधी गई थी, उसके कपड़े उतारे गए थे और उसके पेट के ऊपर एक निशान बनाया गया था। जमीन पर रखे गए पत्थर, गोल पत्थर चुनाव किया गया था। मैं जानता था उसके साथ क्या होने वाला है। अगर सत्तू को बांधा गया है तो किसने बांधा होगा? मैंने सत्तू को पूछा। सत्तू के मुंह में कुछ ना कुछ ठूंसा गया था। मैंने वो कपड़ा उसके मुंह से निकाला और सत्तू ने तब आवाज लगाकर कहा, राजन पीछे, राजन। मैंने जैसे ही मुड़कर पीछे देखा, उसका बड़ा भाई राजन। उसके शरीर पर मर्दों के कपड़े थे जो 1 सेकंड में औरतों के कपड़ों में बदल गए। उसका चेहरा औरतों जैसा हो गया। छोटे बाल थे उसके, अपने आप बड़े हो गए। वो मर्द से औरत बन गया मेरी आंखों के सामने, और मैं हैरान था। हंसने लगा, जोर जोर से हंसने लगा, और मैंने कहा, राजन क्या ये तुमने किया है? तब वो हंसते हंसते कहने लगा, राजन नहीं, मैं वही हूं जिसका कोई नाम नहीं लेता। मैंने कहा, कौन? वो चुड़ैल जो 33 साल पहले मर चुकी है। उसने कहा, हाँ, मैं शरीर छोड़ती हूं। शरीर छोड़ने के लिए अलग तरीका है। इंसान अपनी चमड़ी छोड़कर नई चमड़ी नहीं बना सकते, जैसे सांप बनाते हैं, तितली बनाती है।
इंसानों को अपने शरीर के अंदर एक और जीव को निर्मित करना पड़ता है। अपनी संतान में अपने शरीर को डाला जा सकता है, ये सिर्फ चुड़ैलों को पता है। मैं 33 साल पहले गर्भवती थी। मैं अपने शरीर में खुद को दोबारा पैदा करना चाहती थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे पकड़ा। मैंने वो श्राप दिया था, अपनी सारी ताकत त्याग दी खुद को बचाने के लिए, और उन्होंने ये सोचा कि मैं मर गई, औरत मर गई तो बच्चा भी पेट में मर गया। लेकिन पेट में मैं पहुंच चुकी थी अपने ही। पेट फाड़ कर मैं निकली थी, लेकिन एक बच्चे के रूप में। मुझे एक परिवार भी चाहिए था। वहां से सोचो सही, पैदा ही हुई थी मैं। शरीर में जान नहीं थी, लेकिन लुढ़क कर इतनी दूर तक गई थी, कई दिनों तक उस रास्ते पर। फिर उस परिवार ने मुझे उठाया। उन्हें लग रहा था कि अगर वो मुझे गांव में लेकर गए सब गलत सोचेंगे। उनके दिमाग में आया ही नहीं कि उस चुड़ैल के पेट में ये शरीर था। मुझे 3 सालों तक उन्होंने बाहर रखा, फिर 3 साल बाद लेकर आए, और इन 3 सालों में सत्तू को भी उन्होंने बाहर रखा था। सत्तू को गोद नहीं लिया गया था, मुझे लिया गया था, और उन्होंने कोई शक ना करे इसीलिए सत्तू के बारे में बताया। मेरे बारे में किसी ने नहीं बताया। मेरी उम्र 33 साल है, सत्तू की उम्र 34 साल। मुझ पर शक कौन करेगा? और अब ये राज कभी किसी को पता लगेगा भी नहीं। इससे पहले कि वो मुझ पर हमला कर पाता, उसे पता ही नहीं था मेरे पास रिवॉल्वर है। मैंने रिवॉल्वर निकाली और सीधा उसके माथे पर गोली चला दी। उसका दिमाग फट गया था। मेरी आंखों के सामने उसका फटता हुआ सर, नीचे बिखरी हुई उसके भेजे के हिस्से। मैंने सत्तू को वहां से उतारा था। कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई, बड़ी आसानी से मैंने उसे मार दिया। दुख हुआ था सत्तू को भी, क्योंकि सत्तू उसे भाई मानता था, लेकिन उसका ये रूप वो देख चुका था। मुझ पर हमला किया था राजन ने उस अंधेरे में। यहाँ पर सत्तू को वो लेकर आया क्योंकि सत्तू ये जान चुका था। पूरी सच्चाई सत्तू को पता लगी, क्योंकि गुस्से में उसे लगा था कि वो मेरा पीछा करेगा। वो छिपकर मेरा पीछा कर रहा, राजन भी छिपकर पीछा कर रहा। तब उसने राजन को रूप बदलते देखा। राजन को ये पता लग गया, और राजन ले गया सत्तू को इस जगह पर मारने के लिए, ताकि सबूत न बचे। लेकिन उसे क्या पता था, रिवॉल्वर हमेशा मैं अपने पास रखता हूँ। उसको गोली से उड़ा दिया था मैंने, और केस यहीं पर खत्म। फिर मैं सत्तू को गांव लेकर आया। गांव वालों को इसके बारे में बताया था, पूरी फाइल तैयार की थी। राजन के शरीर को वहां से निकाला गया, फॉरेंसिक जांच हुई। मेरे खिलाफ भी कई लोग गवाही देना चाहते थे कि मैंने राजन को मारा है। सत्तू की गवाही भारी पड़ी। क्या क्या हुआ सत्तू ने बताया कि वो मुझे मारना चाहता था। चुड़ैल वाली बात पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन राजन ने मारने की कोशिश की और बाकियों को भी राजन ने मारा। छुटमुट सबूत मिले जिससे ये केस सुलझ पाया, और आखिरकार उस गांव में मैं दोबारा आया था। जानना चाहता था गांव वालों से एक बार वो नाम क्या कहते थे उस चुड़ैल को, क्योंकि वो तो खत्म हो चुकी है। गांव वाले वो नाम बोल नहीं पा रहे थे, डर रहे थे। मैंने उनका डर खत्म कर दिया, लेकिन वो नाम बताना नहीं चाहते थे। सब यही कह रहे कि आपको मारने की उसने कोशिश क्यों की होगी। सत्तू ने भी नाम तो नहीं लिया, तो सत्तू को भी वो मारने की कोशिश कैसे कर सकता था। उस चुड़ैल की एक कमजोरी थी, जब तक कोई उसका नाम नहीं लेता वो उसे मारती नहीं। तो आपको भी नहीं मारा, सत्तू को भी नहीं मारा, सिर्फ डराया था। मैंने कहा चलो जो भी है, अगर सत्तू ने वो नाम नहीं लिया था तो किसी के पास तो वो नाम होगा। मैं सिर्फ नाम जानना चाहता हूं, आखिर उस चुड़ैल का नाम क्या था। कोई बताना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे एक बुजुर्ग ने यह बताया, चुड़ैल मरी नहीं है, चुड़ैलें मरती नहीं। मैंने कहा क्या मतलब। उन्होंने कहा चुड़ैलें जब जिंदा रहती हैं तब उन्हें एक बलि चाहिए होती है।
वो अपने शरीर को ख़त्म करती हैं नया शरीर बनाने के लिए। कोई इंसान जिसका जन्म अमावस की रात को हुआ हो, वो अगर उस चुड़ैल को जो जिंदा शरीर में हो मारे तो उसे एक अमर शरीर मिलता है। वो चुड़ैल अमर हो जाती है, जिसे अपने आप तो मारा नहीं जा सकता, एक श्राप के जरिए मुश्किल तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। और एक चुड़ैल अमर बनना चाहती है, लेकिन सब ये काम नहीं कर सकती। चुड़ैलों को कई जन्म लेने पड़ते हैं, अपने शरीर को बार बार बदलना पड़ता है। गांव वालों की ये नई नई कहानियां सुनकर मैं ऊब चुका था, तो उस गांव को मैंने छोड़ा। वहां से निकलने में बहुत समय लगा, बैलगाड़ी के सहारे। फिर मैं शहर पहुंचना चाहता था और उस रात में बस में बैठा हुआ अचानक उस बात को दिमाग में सोचे जा रहा था। अरे वो चुड़ैल का नाम तो पता लगा ही नहीं पाया। कोई तो बता देता, एक बार मैं बोल कर तो देखता। वो चुड़ैल राजन, कमाल था वो, लेकिन मैंने उसे ख़त्म किया। लेकिन जैसे उस बूढ़े ने बताया कि अगर जिसका जन्म अमावस की रात हो वो मारे तो वो चुड़ैल अमर हो जाती है। एक मिनट, मेरा जन्म भी तो अमावस की रात को ही तो हुआ था। इसका क्या मतलब? चलो, मैंने उसका नाम थोड़ी ना लिया था, मुझे क्या पता उसका नाम क्या था। ये आवाज़ें किस तरफ से आ रही हैं? मुझे क्यों लग रहा है कोई मुझे उस चुड़ैल का नाम बताना चाहता है। आप भी कानों को बंद कर लीजिए। ये आवाज़ नहीं, ये नाम है उसका, जो हम अपनी ज़बान से बोल नहीं सकते।